स्वागत दोस्तों आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। आज हम लोग नया पेपर एमपीएससी 4 शुरू करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया। इसमें पहला चैप्टर है भारत में पूर्व आधुनिक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चिंतन, विभिन्न दृष्टिकोण। आइए इसको शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं आज से नया चैप्टर हम लोग। अब इस बुक में हम लोग अलग अलग विचारधारा को पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत। और इस चैप्टर में मेनली हम लोग राजाओं के बारे में जानेंगे कि एक राजा कैसा होना चाहिए, अपनी प्रजा के लिए उसके क्या कर्तव्य होना चाहिए, और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विचारकों ने क्या अपने विचार प्रकट किए हैं ग्रंथों में, किस बात का उल्लेख है एक राजा के बारे में। इसको हम लोग को समझना है। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है ये। प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन का मुख्य विशेषताएं बताइए। समझते हैं इसमें प्राचीन भारत और राजनीतिक चिंतन। वैद काल में राजतंत्र एक व्यापक संस्था के रूप में विद्यमान था और राजा एक या अनेक राष्ट्रों के ऊपर शासन करता था। कुछ विद्वानों ने वेद में वर्णित राष्ट्र शब्द का आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में प्रयुक्त नेशन या स्टेट शब्द के समान अर्थ ग्रहण किया है। यानी कि जो वैदिक काल में राजतंत्र जो होता था एक व्यापक संस्था के रूप में यह विद्यमान था, और जो राजा होता था वह एक या अनेक राष्ट्रों के ऊपर शासन करता था। और वेदों में जो शब्द वर्णित है राष्ट्र, इसका जो यूरोपीय भाषाओं में नेशन या स्टेट प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उससे समान अर्थ ग्रहण किया है लोग विचारकों ने और विद्वानों ने। किंतु अधिकांश भारतीय विद्वान के विचारानुसार वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का आशय जनपदीय अथवा क्षेत्रीय से था। तो जो वैदिक काल में जो राष्ट्र का मतलब जो होता है वह एक जनपद या एक क्षेत्र के से ही इसका मतलब था। यानी और जो नेशन और स्टेट का एक बहुत व्यापक स्तर पर इस शब्द का प्रयोग होता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार प्राचीन भारत में राजतंत्र का विकास इसलिए हुआ क्योंकि पारिवारिक व्यवस्था पितृ प्रधान थी। प्रसिद्ध विद्वान जमीर के अनुसार आर्यों की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी। कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन भारत में जो राजतंत्र का इसलिए विकास हुआ कि एक राजा बनेगा फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस प्रकार से जो व्यवस्था इसलिए प्रचलित हुई क्योंकि जो पहले का समाज था वो कैसा था, पितृ प्रधान समाज था जहाँ पे पुरुषों को अधिक प्रधानता दी जाती थी स्त्रियों के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण राजतंत्र देखने को मिला। आगे समझते हैं। वैदिक मंत्रों में राज शक्ति की वृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की गई। उस समय युद्धों में विजय प्राप्त करने हेतु क्षेत्र या छत्रछी की कामना की गई। इस युग में इंद्र देवता का विशेष महत्व था। उन्हें प्रसन्न इसलिए किया जाता था कि युद्ध में विजय प्राप्त किया जा सके। अतः इंद्र और वरुण को राजा की उपाधि दी गई थी। वैदिक काल में संभवतः राजा का चुनाव किया जाता था, किंतु यह चुनाव समूची जनता द्वारा होता था या फिर कुछ चुने हुए व्यक्ति करते थे, इसमें विवाद है। जमीर के अनुसार कुछ हिस्सों में निर्वाचन प्रथा थी तो कुछ हिस्सों में वंश परंपरा कायम थी। वेदों में राष्ट्र के दृढ़ होने और राज्य की कामना के लिए प्रार्थना की गई है। तो वहीं ऐसी मान्यताएं थी जो वरुण देवता हैं और जो इंद्र देवता हैं वह युद्ध में जीत दिला सकते हैं, इसलिए इनकी कई ज़्यादा जगहों पर पूजा देखने को मिली और इनकी पूजा की जाती थी। वहीं कुछ जगहों पर राजाओं का चुनाव देखने का मिला, कहीं कहीं इनका चुनाव होता था और कहीं कहीं वंश प्रक्रिया होती थी, वंश परंपरा होती थी। आगे समझते हैं। भारत मगध के शक्तिशाली सम्राटों ने धीरे धीरे पूर्व और उत्तर में अपनी शक्ति बढ़ाई। मगध के शक्तिशाली नंदों के प्रभाव के कारण ही सिकंदर की सेना पूर्व की ओर ना बढ़ सकी। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य 326 ईस्वी पूर्व में मगध राज्य की नींव डाली। बिंदुसार और अशोक इस साम्राज्य के इसको मजबूत किया। तो वहीं नंद शक्तिशाली नंदों के प्रभाव के कारण ही जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर या अंदर नहीं आ पाया, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने इनमें जीत हासिल की इस युद्ध में, और उसी साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य को आगे बिंदुसार और अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बढ़ाया और मजबूत किया। आगे समझते हैं। कौटिल्य के अनुसार वेद की मर्यादा की रक्षा करते हुए स्वधर्म का पालन अति आवश्यक है। जो राजा विद्या से विभूषित हो
वह पृथ्वी का राज्य भोग सकता है। राजतंत्र अन्य की सहायता से ही चल सकता है और इसके लिए मंत्रिपरिषद का होना अत्यंत आवश्यक है। कृषि की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। ये लोग और परलोक की रक्षा उचित दंड से ही संभव है, और यदि पुत्र ने भी दोष किया हो तो भी दंड का वह भागीदार है। यानी कि एक राजा को एकदम निष्पक्ष भाव से किसी भी समस्या का समाधान करना चाहिए, भले ही उसमें उसके परिवार के सदस्य हो या कोई और सदस्य हो। अगर गलत कृत किया है तो वो दंड दंड का भागीदारी है, उसको किसी के रूप में स्नेह या प्रेम को इसके अंदर नहीं सम्मिलित करना चाहिए। और जो कृषि है इसकी रक्षा करने चाहिए राज्य को, चूँकि कृषि जो होती है वह मेन जरिया होती है, जो राजपाट है, जो भी लोग रहते हैं उनके खाद्य सामग्री का। इसी वजह से जो कृषि है इसकी रक्षा करनी चाहिए। आगे समझते हैं, धर्म, व्यवहार, संस्था और न्याय इन्हीं के द्वारा भूमि का जब्त हो सकता है। चाणक्य ने 7 प्रकृतियाँ स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दृढ़, कोश, मित्र बताई है, जिनकी सहायता से नरपति पृथ्वी पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, ये 7 तरीके उन्होंने बताया, अगर इन 7 तरीकों पर विधिवत रूप से ध्यान दिया जाए तो एक सफल राजा की उपाधि मिल सकती है किसी भी राजा को। आगे समझते हैं, अशोक के अनुसार यदि राजा सभी का हित साधन करता है तो वह अपना ही ऋण अदा करता है। यानी कि सबका हित या सबकी भलाई का वह ऐसा साधन बनता है कि सभी का हित हो सके, सभी कुशल जीवन व्यतीत कर सके, तो वह अपना ही जो कर्ज है, जो ऋण है, वह अदा करता है। किस प्रकार का? राजा होने का जो कर्तव्य है वह उसको अदा करता है। प्रजा राजा की संतान होती है और प्रजा के सुख में ही उसका सुख निहित होता है। अशोक ने कहा कि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को विश्वास पात्र धात्री में सुपुर्द करती है, यानी अपने अंदर एक अपनी गोद में रखती है, उसको सुपुर्द करके उसको बचाकर, उसी प्रकार से भी राजकीय अधिकारियों ने अपनी प्रजा को सौंप रहा हो। मतलब कि ऐसे ही सेम कर्तव्य जो राजकीय अधिकारी भी होते हैं उनका भी कर्तव्य है अपनी प्रजा के प्रति। अतः ऋग्वेद काल से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंत तक भारतीय राजतंत्र धार्मिक आदर्शवाद से प्रभावित रहा। साथ ही भारतीय राजतंत्र कर्मवाद प्रधान रहा है, जो कर्मयोगी शिक्षा देती है, यानी कि जो कर्म पर प्रबलता देता आ रहा है। भारत का जो भी ऐतिहासिक राजतंत्र रहा है, जो भी भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा है या अलग अलग जो विद्वान हैं, उन्होंने कर्म पर ही ज़्यादा प्रभाव दिया है। आगे समझते हैं, उपनिषद काल में राजकीय आदर्शवाद अपने चरम पर था। छत्र शक्ति ब्रह्म शक्ति को एकीकृत विकास करना इस युग का परम उद्देश्य था। किस काल में? उपनिषद काल में। जो छत्र शक्ति थी यानी जो क्षत्रियों की शक्ति थी, और जो ब्रह्म शक्ति थी। आगे समझते हैं, इस कार्य को करने में राजा जनक अग्रणी थे, जो राजकार में निपुण थे। उपनिषद ब्रह्म का भी उन्हें ज्ञान था। इस युग में ब्रह्मवादी दर्शन के विकास और संवर्धन में क्षत्रिय राजाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राशिवाद इस काल का महान संदेश रहा है। राजनीति को उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वर्ण संकट प्रकट हो जाएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी राजसी इस काल के महान एक संदेश रहा है, इसमें यह राशिवाद, इसमें यह कहा गया है कि राजनीति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो वर्ण संकट है यह उत्पन्न हो जाएगा। जो वर्ण संकट यानी कि एक वर्ण अपने आप को बड़ा बताने लगेगा और दूसरा वर्ण उससे ग्रसित रहेगा, तो एक वर्ण संकट प्रकट हो जाएगा। इसलिए राजनीति की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। और इस समय उपनिषद काल के दौरान छत्र शक्ति और ब्रह्म शक्ति का एक साथ विकास करने की कोशिश की जाती थी। इसमें जो राजा जनक थे वो सबसे ज़्यादा अग्रणी थे और सबसे ज़्यादा विद्वान राजा थे। उन्होंने कई सारी अपनी भूमिकाएं अदा की और इसके चलते क्षत्रिय और ब्रह्म दोनों की जो शक्तियां हैं उनको एक साथ विकास हो सके। किंतु फिर भी राजनीति ही सब कुछ नहीं है, बल्कि राजनीति के पीछे और परे व्यापक सत्य को प्राप्त करना है। अतः यदि केवल राजनीति में संलिप्त रहा गया तो फिर अन्य प्रकार की ऐषणाएं हमारी संहार कर लेंगी। उपनिषद काल में प्राचीन उत्तर भारत में राजतंत्र की 2 विशेषताएं रही हैं, गणतंत्री परंपरा और साम्राज्यवाद परंपरा। कहने का मतलब ये है कि राजनीति ही खाली इस पे आपको प्रबल नहीं देना है, राजनीति के सिवा और भी अन्य चीज़ें हैं उन पर आपको ध्यान देना है कि राजपाट में खाली आप राजनीति पर ही ध्यान दो। इससे क्या होगा कि बाकी समस्याएं आपको घेर लेंगी।
इसलिए राजनीति से परे भी समझना चाहिए और राजनीति को भी साथ साथ समझ के अपने आप में चलना चाहिए। और इसकी दो विशेषताएं हैं, गणतंत्रीय परंपरा और साम्राज्यवादी परंपरा। आगे समझते हैं। आगे इसमें वैशाली नगर की बात बताई गई है। इसका इतिहास अलग गौरवपूर्ण रहा है। रक्षा करने के लिए इस नगर ने तिहरे परकोटों का घेरा किया था। तिहरे परकोटों से यानी 3 तरह के लेयर थे, जिसमें जहाँ तहाँ गोपुर, बड़े बड़े द्वार बने हुए थे। वज्जियों के प्रत्येक ग्राम के नेता को राजा कहा जाता था। तत्कालीन पाली और प्राकृत साहित्य में ऐसे 7 राजाओं, उपराजाओं और सेनापतियों का उल्लेख है। ये 7 राजा अपने ग्रामीण कार्यों के संचालन में स्वतंत्र थे और राज्य के वृहद प्रश्नों के समाधान और संचालन हेतु एक परिषद थी जिसके प्रधान का चुनाव किया जाता था। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो संचालन प्रक्रिया है एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, वह विभक्त थी। जो ग्राम थे वह राजाओं, उपराजाओं, सेनापति के अंदर आते थे और इस शहर में, इस नगर में 7 ऐसे राजाएं अलग अलग ग्राम को संभालते थे और इन सभी के क्या कहते हैं, राज्यों के वृहद प्रश्नों के समाधान के लिए एक परिषद का गठन किया जाता था। इसका प्रधान का बाकायदा चुनाव किया जाता था। आगे समझते हैं। अगला है मगध का राजा। मगध के इसमें समझते हैं। मगध का राजा अजातशत्रु साम्राज्यवाद था। राजवाद, धन दुर्लभता के कारण वह लिच्छवीगढ़ पर अपना अधिकार करना चाहता था, किंतु अपने इस प्रयास में असफल प्राप्त होने के कारण वह आक्रमण की तैयारी करने लगा। उस समय गौतम बुद्ध वृद्धकूट में निवास कर रहे थे। अजातशत्रु ने सिद्धार्थ का विचार जानने के लिए अपने अमात्य सुनीध और वस्कार को उनके पास भेजा और गणतंत्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए सिद्धार्थ ने 7 नियम घोषित किए। समझते हैं इनको कि महात्मा बुद्ध ने कौन से 7 नियम बताए हैं राजपाट को सुदृढ़ बनाने के लिए। परिषद की सभा नियम पूर्वक हो और अत्यधिक सदस्य उसमें भाग लें। जब तक ऐसी सभा होती रहेगी तब तक गणतंत्र विकास करता रहेगा। सामूहिक एकता को दृष्टिगत रखते हुए सभाओं में एकत्र होना चाहिए, मिलकर परिश्रम करना चाहिए। तीसरा है विधान का निर्माण नियम पूर्वक होना चाहिए, यानी जो कानूनों का निर्माण है वह बहुत ही नियम पूर्वक होना चाहिए और सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज्ञा कानून के अनुसार ही होनी चाहिए और बने हुए कानून को तोड़ना उचित नहीं है और पुराने धर्मों के अनुसार ही वर्तमान कार्यभार को संपादित करते रहना चाहिए। तो जहाँ तक जो अजातशत्रु था वह अपने लालच के कारण वो लिच्छवीगढ़ पर हमला करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था, लेकिन जब अधिकार नहीं कर पाया तब वह आक्रमण करने की तैयारी करने लगा और उसने बुद्ध जी थे उनसे 7 नियम प्राप्त किए। वह 7 नियम थे, परिषद की सभा नियम पूर्वक हो और जो जितने ज़्यादा परिषद में सदस्य होंगे उतना ज़्यादा वह विश्वसनीय सभा होगी और या जो गणतंत्र का विकास है उतना तब तक होता रहेगा जब तक वह सभाएं चलती रहेंगी। अगला है सामूहिक एकता को दृष्टिगत रखते हुए सभाओं को एकत्र होना चाहिए और मिलकर इसमें किसी भी समस्या के लिए परिश्रम करना चाहिए। अगला है विधान का निर्माण नियम पूर्वक होना चाहिए। आज्ञा कानून के अनुसार होना चाहिए, बने हुए कानून को तोड़ना उचित नहीं हो, पुराने धर्मों के अनुसार ही वर्तमान कार्यभार को संपादित करना चाहिए। अगला है ज्ञानी और वृद्ध लोगों का सत्कार होना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन होना चाहिए। कुल स्त्रियों और कुल कुमारियों की पूरा सम्मान होना चाहिए। कुल की जो स्त्रियां हैं और जो कुल की जो कुमारियां हैं उनका सम्मान होना चाहिए और किसी प्रकार से उनका अपमान ना हो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। परंपरा प्राप्त जातियों का सत्कार होना चाहिए। पहले से दी हुई धर्मानुकूल बलि नहीं लेनी चाहिए। आढ़तों की रक्षा करनी चाहिए। बाहर के आढ़त को राज्य में आने की सुविधा होनी चाहिए और जिससे लोग राज्य में उपदेश व भ्रमण कर सकें, यानी जो भी मेहमान हैं उनके लिए इजाज़त होनी चाहिए। तो इन 7 नियमों को बताया है महात्मा बुद्ध ने, जिसके जो राजपाट है वह अच्छी तरीके से चल सकता है। अगला है बौद्ध साहित्य। भगवद गीता और महाभारत में राजनीति के बड़े बड़े गंभीर विवेचन हैं। जनसंघ के समय में प्राचीन भारत में राजनीतिक समष्टियों के निर्माण परंपरा थी। बिंबिसार, अजातशत्रु, पद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्यवाद का विस्तार किया और इसे दृढ़ता प्रदान की। चंद्रगुप्त मौर्य जो एक मौर्य नामक संघ राज्य का निवासी था, तक्षशिला के चाणक्य के साथ मिलकर यूनानियों को भारत से निकाल दिया। तो आप ये स्टोरी जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चाणक्य जी थे इनके सहायता से ही जो यूनानी थे उनके साथ संघर्ष किया
चाणक्य जी का जब अपमान हुआ था तो उन्होंने ठारा था और वह चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण कर दिया पूरी तरह से राजपाट के बारे में, और एक कुशल राजा का उन्होंने निर्माण किया। चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में व्यापक और गूढ़ राष्ट्रीय जीवन का वर्णन है तथा युद्ध नीति और शांति दोनों को ही इसमें अत्यंत मनोरम वर्णन है। चाणक्य के अनुसार राजा को अपने स्वधर्म का सदैव ही पालन करना चाहिए, दंड हमेशा उचित लेना चाहिए। राजकीय दंड का अप्रयोग मत्स्य न्याय की अवस्था उपस्थित करता है, किंतु विनय विरुद्ध दंड नाश की ओर ले जाता है। धर्म और विनय के लिए ही दंड की व्यवस्था है, यानी कि किसी भी प्रकार से राजा को दंड के समय किसी भी प्रकार की अन्याय नहीं करना चाहिए और सबको उचित प्रकार से न्याय करते हुए उनको दंड का भागीदार बनाना चाहिए। इस प्रकार से चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। आगे समझते हैं। मुगल राजा हुमायूं को बक्सर और कन्नौज में शेरशाह से हार का सामना करना पड़ा। प्रायः 15 वर्षों तक हुमायूं को जंगल में जीवन बिताना पड़ा। शेरशाह ने अपने प्रशासन में 47 सरकारों में बांट रखा था अपने प्रशासन को। एक एक सरकार को परगाना यानी उससे छोटे क्षेत्र में विभाजित कर रखा था। उन्हें सरकारी रिकॉर्ड के महत्व को स्वीकार किया, यानी इसकी अहमियत को समझते थे, और प्रत्येक परगाना में एक हिंदू और एक मुस्लिम लेखक की व्यवस्था इसमें की गई थी, जो जमा और खर्च को लिखते थे, यानी कितना जमा हो रहा है और कितना खर्च हो रहा है इस चीज़ को समझ लिखते थे। सरकारी अधिकारियों के लिए स्थानांतरण की व्यवस्था की गई थी। कर व्यवस्था के लिए शेरशाह ने जमीन का सर्वेक्षण कराया, यानी बाकायदा नाप करवाया एक एक भूमि का। कृषकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कर वसूलने का प्रबंध किया, यानी जो किसान हैं उसको डायरेक्ट टैक्स देंगे। शेरशाह को इसके बारे में एक व्यवस्था कराई। कर व्यवस्था में पटवारी, अमीन, कानूनगो, मकदम, शिकदार आदि की सहायता ली जाती थी और बहुत ही कुशल व्यवस्था इसने कर रखी थी। आज भी हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी बांट रखे हैं अपने जमींदारी व्यवस्था को और किसान लगान लेने की व्यवस्था को, शेरशाह के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसी से ही ले रखे हैं और इससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। एक शेरशाह का जो शासनकाल था और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल थी वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हाई लेवल की थी, इससे आज भी सीख लिया जाता है। प्रत्येक सरकार में एक सिकंदर ए सिकंदरा, एक मुसफ़ ए मुसफ़ान की व्यवस्था की गई। पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था कर कृषकों के अधिकारियों के संरक्षण की ओर उचित ध्यान दिया गया। न्याय के क्षेत्र में शेरशाह ने समता की नीति का अवलंबन किया और उत्कृष्ट उदाहरण दिए, यानी कि न्याय के क्षेत्र में उसने सबको समानता की नीति का अपनाया। उन्होंने बंगाल से लेकर पंजाब तक प्रायः 2000 मील लंबी जीटी रोड का निर्माण कराया। ये तो बहुत फेमस होगा, आप जानते होंगे जीटी रोड के बारे में। तो कुछ इस तरह से जो राजा का कर्तव्य होना चाहिए अपने राज कर्तव्य के लिए, राजनीति के लिए और अपने जो समुदाय है, जो जनता है, जो प्रजा है, उसके लिए किस प्रकार से निष्पक्ष प्रभाव होना चाहिए, आपने अलग-अलग कालखंडों में देखा। और इसी के बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब मध्यकाल आएगा उसमें डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से मध्यकाल में जो अलग-अलग विचारक हैं, उन्होंने किस प्रकार से व्यक्त किया है किसी भी राजा की नीति और क्या-क्या राजा के कर्तव्य होना चाहिए। तो ये अभी पहला पार्ट इसको हम रखते हैं। सेकंड पार्ट में हम इसमें मध्यकाल को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। शुभ दिन, धन्यवाद।